आइए आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जिसका संबंध सामान्य जन से लेकर के एक व्यवसायिक तक और जिसकी चर्चा गांव के पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक होता है। और ये एक ऐसा विषय है जिससे हर रोज हर एक व्यक्ति जूझता है और इस जूझने के दौरान और इस जूझने के क्रम में उस बड़ी बड़ी स्थापित सरकारों को कोसता भी है, उसे लानतें भी भेजता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है महंगाई, जिसके लिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, हिंदी में उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो महंगाई का ABCD क्या है, क्यों होता है महंगाई या इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, क्या है अर्थ मुद्रास्फीति का या महंगाई का, कैसे काम करता है, ये कई सारे सवाल के जवाब आपको इस कड़ी में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग इस कड़ी में क्या क्या देखेंगे। क्यों हम महंगाई को लेकर के चिंतित हो जाते हैं? क्या वो महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बुरी चीज है या गलत प्रवृत्ति है? किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये हेल्दी नहीं है या कहीं ठीक इसके उल्टा है कि नहीं, महंगाई होनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत महंगाई नहीं हो तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा चीज या अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। तो महंगाई को समझने के लिए हमको एक लाइन में समझ लेना है कि महंगाई या इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कुछ इस तरह का होता है कि अगर आप कितने भी हेल्दी वेल्दी हों, कितने भी स्वस्थ हों, अगर आपको वर्ष में एक बार बुखार ना आए, सर्दी ना हो, तो आप हेल्दी नहीं है। आपके इंटरनल इकोसिस्टम में, आंतरिक स्वास्थ्य तंत्र में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। वर्ष में एक बार सर्दी जुकाम होना चाहिए, बुखार होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, अन्यथा कोई जटिल बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं, घिर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन या महंगाई भी एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट स्तर पे, एक नियंत्रित स्तर पे होना चाहिए। अनियंत्रित इन्फ्लेशन खराब है। उसी तरह से जिस तरह से बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाना किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि इन्फ्लेशन कई पहलुओं को या कई आयामों को हमको एक एक करके देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन या व्हाट डू यू मीन इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन को कैसे समझते हैं, क्या है इन्फ्लेशन? तो सबसे पहला होगा मुद्रास्फीति क्या है। हम पहले उस एरिया की बात कर लेते हैं जिस पे हमको विचार करना है, और इसके माध्यम से आप भी खुले मन से, खुले दिमाग से इन सारे पहलुओं पर समझ सकते हैं। याद रखना है, ये जो टॉपिक है इकोनॉमी का, एक ऐसा टॉपिक है जो सिंपल ग्रेजुएट लेवल से लेकर के UPSC लेवल तक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और रोजमर्रा के जिंदगी में भी आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी डिबेट देखेंगे तो आपको हर दिन इस पे चर्चा करते हुए मिल जाएंगे लोग। तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक है, और जिसके बारे में आपकी समझ स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई शक शुबा की गुंजाइश इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसके सारे आयाम को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे क्रम बाई क्रम से। तो और ये एक बात और भी याद रखना है कि ये एक ऐसा टॉपिक है इन्फ्लेशन कि अगर आप इसको बढ़िया से कवर कर लेते हो, समझ लेते हो, तो पूरे इकोनॉमी के बंडल को या गट्ठे को ये खोल देता है। इकोनॉमी का कोई भी ऐसा आंसर राइटिंग नहीं है जिसमें आप इन्फ्लेशन की चर्चा नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा, आपको उसमें इन्फ्लेशन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक तरह से इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो पूरे अर्थव्यवस्था का एक पैमाना भी है कि वो अर्थव्यवस्था किस दिशा में, किस स्थिति में
या किस स्थिति से और किस दिशा में गुजर रहा है, इसका पैमाना आप इन्फ्लेशन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है या मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है, हम लोग उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला एरिया हमारा ये होगा। दूसरा ये होगा कि ये टाइप मुद्रास्फीति होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन, क्या है मुद्रास्फीति के पीछे का कारण। तो स्फीति का कारण, जब आप इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेंगे तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है। तीसरा पहलू होगा हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या स्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने प्रकार का होता है। आपको इन्हीं सारे चीजों को देखना है। फिर हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है, यानी कि हाउ इट्स मेजर्ड, कैसे इसको मापा जाता है। मुद्रास्फीति का मापन या सूचकांक कह सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति के सूचकांक नेक्स्ट हमारा टॉपिक या सब टॉपिक होगा, मुद्रास्फीति के सूचकांक कि कैसे हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन है या नहीं है, कैसे हमको पता चलता है, इसकी बात करेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है उसका प्रभाव क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट और निगेटिव इंपैक्ट, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, दोनों ही प्रभावों की हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि हम इसकी प्रभाव या कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे कि क्या इसका प्रभाव होता है। इसमें दोनों ही तरह का है, ये हेल्दी भी है अनहेल्दी भी है। तो सकारात्मक प्रभाव भी बात करेंगे और नकारात्मक प्रभाव की भी। इसमें ये भी देखेंगे कि अलग अलग क्लास, अलग अलग कम्युनिटी पे किस तरह से ये सकारात्मक होता है और कैसे नकारात्मक होता है। क्या इन्फ्लेशन एक कॉमन मैन के लिए तो निगेटिव इंपैक्ट देता है, लेकिन क्या बिजनेसमैन के लिए वो निगेटिव इंपैक्ट है, पता चलेगा नहीं। उसके लिए तो फायदेमंद है, उसको तो प्रॉफिट और ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है। तो हम ये देखने की बात करेंगे प्रभाव में, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि अलग अलग क्लास, अलग अलग वर्ग पे इसका इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का। जैसे इन्फ्लेशन अगर हो गया है, महंगाई बढ़ गया है, तो किस किस लेवल पे, किस किस स्तर पे, किस किस कम्युनिटी या वर्ग के द्वारा इसको नियंत्रित करने की प्रयास की जाती है। तो हाउ इट्स कंट्रोल, कैसे नियंत्रित होता है ये, तो नियंत्रित करने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास, इसको हम लोग हर एक लेवल पे देखेंगे। कैसे आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कैसे सरकार करता है, कैसे ग्लोबल मार्केट इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो अलग अलग उसके टूल्स हैं, अलग अलग इसका मैकेनिज्म है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फाइनली जब आप इसको समझ लेंगे कि कैसे कंट्रोल हो जाता है, तो आप ये पूरा अध्याय को समझ पाते हैं कि हाँ हो गया। तो कुल मिला जुला करके ये एरिया है, और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये सारे जो सब टॉपिक हैं या क्वेश्चन है, ये सब अपने आप में डायरेक्ट यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक लेवल के एग्जाम में भी इस पे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और जब आप इसको ओवरऑल समझ लेंगे तो आपका इकोनॉमी का जो जटिलताएं हैं, अर्थव्यवस्था की जो तकनीकी जटिलता होती है, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर में भी पढ़ते होंगे, टीवी डिबेट में देखते हैं या मैगजीन में पढ़ते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो ये सब चीज़ दूर हो जाएगा एक एक करके जब हम इसके बारे में जानेंगे और इसके पहलुओं को खोलते चलेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग मुद्रास्फीति क्या है या इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है और कैसे इसको हम समझते हैं कि महंगाई है कि नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई चीज, मान लीजिए ये मार्कर है, आप मार्कर कल खरीदने गए थे, ये 10 रुपया में आपको मिला था। परसों दिन या 2 दिन आफ्टर 2 डेज जब आप मार्केट में गए तो पता चला कि इसका कीमत बढ़ करके 15 रुपया हो गया है। तो क्या आप इसको इन्फ्लेशन कहेंगे, महंगाई कहेंगे? नहीं, आप उस समय तत्काल यह निर्णय ले सकते हैं कि महंगाई हो गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ दिनों के बाद और जाकर के खरीदारी करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये रेट 15 रुपया वहीं बना हुआ है, कम नहीं हुआ है। 1 महीना बाद गए तो पता चला 15 रुपया की जगह 16 रुपया भी हो गया या 15 रुपया ही बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सा कि मुद्रास्फीति हम उसी समय कहते हैं जब वस्तु और सेवा यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में लंबे समय तक निरंतर चलने वाली वृद्धि हो। अचानक नहीं, कि ऐसा नहीं कि आज कीमत हुआ 10 रुपया था, कल 15 रुपया हो गया, परसों दिन फिर घट करके 10 रुपया आ गया या फिर उतना ही रह गया। तो हम 1-2 दिन, हफ्ता दिन का नहीं करते हैं, कम से कम एक रिसेंट जो ट्रेंड है या रिसेंट जो पैटर्न शुरू हुआ है उसमें कम से कम 1 महीना का होता है। हर महीना मूल्यांकन किया जाता है कि कीमतों में कितना वृद्धि हुआ है, यानी कि 1 महीना तक अगर किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि निरंतर हुआ है तो हम कहते हैं महंगाई हुआ है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत के स्तर में लंबे समय तक निरंतर चलने वाली वृद्धि को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन में कि जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो अगर मान लीजिए आप ये 10 रुपीज में मार्कर खरीद रहे थे, एक मार्कर आप परचेज करते थे 10 रुपीज में, अब ये 10 रुपीज में आपको मार्कर ना मिल करके 15 रुपीज में मिलने लगा। यही मार्कर अब 15 रुपीज में मिलने लगा, तो ये इन्फ्लेशन है। तो इसमें एक और कैरेक्टर, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति में मौद्रिक इकाई यानी कि यूनिट ऑफ मनी का परचेसिंग पावर कम हो जाता है। यानी कि जो चीज 10 रुपए में मिलता था, अब उस 10 रुपए के जगह पे आपको 15 रुपया खर्च करना पड़ रहा है एक मार्कर पाने के लिए। यानी कि अभी 10 रुपए का जो पहले वैल्यू था अब बराबर हो गया है 15 रुपए के। यानी जो मुद्रा का वैल्यू 10 रुपए पहले 1 महीने पहले था, 10 रुपए में मार्कर खरीद लेते थे, अब उसी 10 रुपए के जगह पे 15 रुपया आपको खर्च करने पड़ रहा है। यानी कि यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गया है। तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 2 चीज हुआ, एक चीज तो यह हुआ कि प्रोडक्ट या गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर गया और मनी का प्राइस, उसका कीमत घट गया। इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो दोनों ही तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप इसको एक चार्ट से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन काम करता है या कैसे इसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है इन्फ्लेशन को समझने के लिए, कि फॉर्मूला ये है कि इसमें डिमांड हाई हो जाता है। डिमांड हाई हो गया, डिमांड हाई हो जाने से क्या होगा कि या तो सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग या पैरेलल रहेगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। अगर डिमांड हाई है और सप्लाई डाउन है तो इसको हम कहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर सप्लाई डाउन हो गया है, डिमांड हाई है, तो इससे क्या होगा कि इससे प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि कीमत में वृद्धि हो जाएगी। कीमत में जब वृद्धि हो गया या प्राइस हाई हो गया, इंक्रीज कर गया और ये लॉन्ग टर्म रहा, यानी कि लगभग 1 मंथ
तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। तो मांग में तीव्रता, मांग में वृद्धि, सप्लाई में कमी यानी पूर्ति में कमी, कीमतों में वृद्धि और लंबी अवधि तक यानी कि कम से कम 1 महीना तक, लंबी अवधि तक ये सिचुएशन अगर बना हो अर्थव्यवस्था में तो हम इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। क्लियर होना चाहिए अब आपको महंगाई क्या है। इसी को हम कॉमन बोलचाल में, आम बोलचाल की भाषा में इसको डिफाइन करते हैं। ये है हमारा स्फीति। अब इसमें हमको ये देखना है कि दोनों स्तर पे देख लेना है कि अगर हम किसी भी चीज को अगर प्राइस लेवल पे देखें और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय क्षमता के आधार पर देखें, जैसा कि हमने दोनों ही तरीके से या दोनों ही प्रकार से मुद्रास्फीति को परिभाषित किया था कि प्राइस लेवल पे यानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर। तो इसको अगर हम देखें तो क्रय क्षमता या आप कह सकते हैं कि कीमत स्तर प्राइस लेवल पर, और दूसरा है मुद्रा की क्रय क्षमता पर यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी पर यूनिट मनी। क्रय कीमत स्तर और क्रय क्षमता, इन दोनों लेवल पर अगर आप इसको एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे तो आप देखेंगे क्या कि कीमत दोनों ही स्थिति में जब कीमत बढ़ेगा तो क्रय क्षमता, अगर कीमत बढ़ गया किसी वस्तु का तो क्रय क्षमता क्या होगा, मनी का कम हो जाएगा। हम यहाँ पे पैसे या रुपए की बात कर रहे हैं, रुपए की कम क्षमता क्या होगी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होगी। तो अगर कीमत बढ़ गया वस्तु का तो पर यूनिट परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, और अगर कीमत घट गया सपोज तो इसकी क्रय क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन को हम लोग क्या इन्फ्लेशन कहेंगे, पता चलेगा कि नहीं, इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन क्या होगा, ये होगा। तो यही रिलेशन बताता है मुद्रास्फीति का। मुद्रा और वस्तुओं के बीच का जो विपरीत संबंध है, एक के बढ़ने से दूसरा का घट जाना, दूसरे के बढ़ने से पहले का घट जाना, को ही हम इस इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि अगर कीमत बढ़ गया तो क्रय क्षमता घट गया, ये इन्फ्लेशन है। अगर कीमत घट गया तो क्रय क्षमता बढ़ गया। इस स्थिति को हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते हैं। ये इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन ये है। तो इन्फ्लेशन क्या है ये आप समझ लिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या है। महंगाई यानी जो चीज हम जितने पैसे में कल खरीदते थे आज हमको उसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ये महंगाई है। जैसे हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, कल खरीद रहे थे 80 रुपए, आज 108 रुपए में खरीद रहे हैं, तो महंगाई है। इसको महंगाई कह सकते हैं। क्या कहेंगे प्योर महंगाई है, पता चला नहीं, ये चीज 1 महीना तक नहीं चला है, ये पता चला 1 हफ्ते के बाद इसको पुल आउट कर लिया गया, कम कर दिया गया, घटा दिया गया, तो हम उसको महंगाई नहीं कह सकते, क्योंकि कम से कम एक निश्चित अवधि तक नहीं रहेगा तो बाकी अन्य चीजों पर वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज है इन्फ्लेशन में कि इन्फ्लेशन में किसी भी एक चीज के दाम बढ़ने से, किसी वस्तु का, जैसे कुछ मौलिक वस्तुओं का दाम बढ़ने से उससे अन्य वस्तुओं का भी कीमत पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ किसी देश के ही समस्या नहीं है, ये ग्लोबल समस्या है, ये खगोलीय समस्या है। विश्व में कहीं कुछ हलचल होता है तो एक देशी इकोनॉमी को भी डिस्टर्बेंस या महंगाई से जूझना पड़ता है। तो इसलिए इसको समझने के लिए आपको पूरी तरह से इसके पूरा फिनोमिना को आपको समझना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक, सब टॉपिक, कि क्यों होता है इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति का कारण।
काउजेज ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का कारण। कारण या काउजेस। अब काउजेस को हम लोग आराम से देख लेते हैं। तो इसको सामान्यतः 4 कारण में डिवाइड किया जाता है कि इसके 4 फैक्टर है, काउजेस है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी मांग से प्रेरित होता है। तो मांग प्रेरित या मांग अधिक हो गया तो इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा कारण है पूर्ति प्रेरित या आप कहते हैं इसको सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, यानी कि पूर्ति प्रेरित या पूर्ति में लेक ऑफ सप्लाई, पूर्ति में कमी दूसरा कारण है। क्या है पूर्ति, क्या है मांग, ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तीसरा कारण होता है इसका कॉस्ट फैक्टर यानी लागत प्रेरित, तीसरा कारण है कॉस्ट फैक्टर। और चौथा जो कारण होता है इसका वो है ग्लोबल फैक्टर या वैश्विक कारण, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। चौथा फैक्टर है ग्लोबल या वैश्विक कारण। ये 4 कारण होता है इन्फ्लेशन का हर एक जगह पे, चाहे अमेरिका का इन्फ्लेशन हो, चाहे इंडिया का इन्फ्लेशन हो, या बांग्लादेश का हो, या भूटान का हो। हर एक जगह पे यही मेजर 4 फैक्टर होते हैं। जब आप इसको डिकोड करेंगे, जब इसको ब्रेकअप देंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिनके वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड पुल या मांग प्रेरित। जैसा हम लोगों ने कहा था कि जब मांग बढ़ जाता है किसी चीज का और उसी के इक्विवेलेंट या उसी के पैरेलल अगर सप्लाई नहीं हो तो उसके कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जैसे आज आईएएस बनना सबसे जटिल काम है इंडिया में। अगर देखें तो आईएएस बनना सबसे टफ, स्टूडेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग और सबसे टफ जॉब है। क्यों है? क्योंकि उसकी मांग बहुत ज्यादा है। सीट होता है, हम लोगों के समय 250-300 ही हुआ करता था, 300-350 मैक्सिमम, लेकिन अब 900-800 कभी कभी 1000 भी हो जाता है। तो पता चलेगा कि 1000 या 500 या 800 सीट के लिए उसमें अपीयर होने वाले कैंडिडेट या एस्पिरेंट लाखों में चले जाते हैं। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। सीट 1000 है, 800 है और उसमें अपीयर होने वाले लोग लाखों में है। तो मांग ज्यादा है, इसीलिए वो महंगा सौदा है आईएएस बनना। इसलिए आईएएस बनने के लिए लोग बहुत सेक्रीफाई करते हैं। निजी स्तर से लेकर के सार्वजनिक स्तर तक सब कुछ उनको त्यागना पड़ता है। फिनेंशियली या वित्तीय स्तर पर भी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब जाकर के वो सफल होते हैं। तो महंगा सौदा आईएएस बनना भी है। या जीवन के किसी भी एक ऊंचे मुकाम पर जब आप हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो इसलिए इतना टफ होता है क्योंकि उसके प्रति आकर्षण बहुत सारे लोगों का होता है। बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं और हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन के साथ भी यही है। तो मांग प्रेरित करने का मतलब यह है कि जब किसी चीज का, प्रोडक्ट का या गुड्स का या किसी कमोडिटीज का जब बहुत ज्यादा डिमांड हो और उसके बराबर में या उसके तुलना में जब सप्लाई नहीं हो तो उसके कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब जैसे एक आईएएस लड़का सेलेक्ट हो जाता है तो जब उसकी शादी की बारी आती है तो लोग उसको करोड़ों रुपए दे करके, जिनके पास है उनकी बात कर रहे हैं, अपनी लड़की का विवाह करते हैं। या लड़की अगर सिलेक्टेड है तो लड़के का भी उसी तरह का सौदा होता है। ये सच बात है। लोग, अधिकतर लोग इसीलिए बनते भी हैं कि उनका इकोनॉमिकल स्टेटस हाई हो जाएगा, सोशल स्टेटस हाई हो जाएगा, उनका डिमांड ज्यादा हो जाता है। क्योंकि बहुत कम ही लोग आईएएस बनते हैं और लोग उसको किसी भी तरह से अपनाना चाहते हैं। तो डिमांड प्रेरित इन्फ्लेशन में यह है कि उसका मांग ज्यादा है और उसके तुलना में सप्लाई नहीं है। तो मांग क्यों होगा? तो मांग के बढ़ने का कारण भी आपको समझना होगा।
तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह है, इसका कारण होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी याद रखना है, जनसंख्या में वृद्धि। अब ये जनसंख्या वृद्धि भी दो तरह से होता है। अब जनसंख्या वृद्धि का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसा कि हमने कहा था कि सिविल सर्विस का सीट है 800 और पिछले बार अगर 500 निकला था तो 4 लाख लोग अपीयर हुए थे। इस साल 800 निकला तो पता चला 9 लाख लोग अपीयर हो गए। तो ये एक समस्या है। तो जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ जाता है। तो जनसंख्या कैसे वृद्धि होता है? तो एक तो जनसंख्या होता है नेचुरल ग्रोथ होता है किसी भी देश का, जो उनका पैटर्न है। हमारे इंडिया का क्या पैटर्न है? हमारे इंडिया में ये है कि आप कुछ करिए चाहे नहीं करिए, टाइम पे विवाह जरूर कर लीजिए। अब विवाह समय पे हो गया तो संतान भी हो जाता है। तो एक कल्चरल ट्रेडिशन बना हुआ है, आपका सांस्कृतिक परंपरा बनी हुई है कि आपको ये काम करना है। तो एक नेचुरल ग्रोथ होता है। और अगर बर्थ रेट पॉजिटिव है, अच्छा है, और मोर्टालिटी रेट नहीं है, मोर्टालिटी रेट कम है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन सरप्लस होते चले जाता है, अधिशेष जनसंख्या या पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक होते चले जाता है। अब वो पॉपुलेशन का एक अलग विषय है कि ओवर पॉपुलेशन क्या किसी देश के लिए अच्छा है या खराब है, तो उसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। और वो आपके देश के इकोनॉमी पे निर्भर करता है, आपके देश के स्किल पे निर्भर करता है, आपके देश के पॉलिसीज पे निर्भर करता है कि आप उस पॉपुलेशन को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि कई ऐसे कंट्री हैं जहां पे पॉपुलेशन क्राइसिस है, लेकिन कहीं पे ऐसा है जहां पे ओवर पॉपुलेशन है, जैसे कि विशेष करके एशियन कंट्री हैं। चाइना ले लीजिए, भारत ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, ये सब ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं। इनके पास अपने से ज्यादा की जनसंख्या है, और अगर वो चाहें तो अपने पॉपुलेशन का, जैसा चाइना यूज कर रहा है, अपने पॉपुलेशन को पॉजिटिव सकारात्मक उपयोग करता है। इसीलिए आज वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमी में जाने वाला है, और भारत तीसरे चौथे स्थान पे है। भारत भी अगर अपने उस पॉपुलेशन को अगर सही तरीके से रिसोर्सेस के रूप में यूज करने लगे, संसाधन के रूप में यूज करने लगे, अपने पॉपुलेशन को वेल स्किल्ड कर दे, एजुकेशन सिस्टम में चेंज करे, प्रोफेशनल बनाए, तो आपके पॉपुलेशन का भी बहुत डिमांड, आज भी डिमांड है। हमारे यहाँ के आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन ओवरसीज कंट्री में रहती है, और वहाँ के इकोनॉमिक बूस्ट करने में योगदान दे रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक तो नेचुरल ग्रोथ होता है। दूसरा क्या होता है कि इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, या माइग्रेटेड या रिफ्यूजीज आ करके, आप कह सकते हैं कि जो किसी पड़ोसी राज्य से आ करके लोग आपके देश की जनसंख्या बढ़ा देते हैं, रिफ्यूजी। जैसे कि अब यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन से बहुत सारे रिफ्यूजीज पड़ोसी कंट्री में जाकर के, पड़ोसी देशों में जाकर के रह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ का पॉपुलेशन ओवर हो जाता है, बढ़ जाता है, और वहाँ पे जब डिमांड होता है बढ़ने लगता है, और सप्लाई का सिस्टम अगर उसके अनुकूल ना हो तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो आपको समझ करके रखना है कि एक नेचुरल ग्रोथ यानी कि प्राकृतिक वृद्धि दर। दूसरा कारण है कि आपके यहाँ प्रवासी, या आप कह सकते हैं कि रिफ्यूजीज आकर के रहने लगे, उससे भी आपके देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे भारत में आज भी 5 करोड़ की आबादी बांग्लादेशियों की है, यानी 5 करोड़ अतिरिक्त जनसंख्या आपके देश में रह रही है। तो इसके कारण ओवर पॉपुलेशन होता है। ओवर पॉपुलेशन होने से सभी चीजों का डिमांड बढ़ने लगता है, और इससे उस देश में स्थापित उत्पादन और वितरण तंत्र, यानी प्रोडक्टिव सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, दोनों ही अगर उसके अनुसार फ्लेक्सिबल ना हो, तो वैसी स्थिति में डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ जाती है। अब आपको सचेत रहना पड़ेगा कि आपके देश की जनसंख्या को संतुलित रखा जाए, या उस पर नियंत्रण रखा जाए, नहीं तो महंगाई निरंतर बढ़ता रहेगा। सरकारें बहुत सारी लोभ लालच
आपको देंगी, लेकिन उसका परमानेंट समाधान या परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं है, वो आपको अपने स्तर पर भी करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर मांग प्रेरित में, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, दूसरा होता है आप कह सकते हैं कि मांग में वृद्धि करने का कारण डेफिसिट फिनांसिंग। इकोनॉमी में एक टर्म है डेफिसिट फिनांसिंग, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था की टेक्निकलिटी क्या है उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि डेफिसिट फिनांसिंग में यह होता है कि सरकारें अपने इकोनॉमी में या अपने इकोनॉमी को में जान फूंकने के लिए, उसमें रफ्तार देने के लिए अपने आय से ज्यादा जब व्यय करती है, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, तो वैसी स्थिति में अपने उस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा मार्केट में जारी करती है। डेफिसिट फिनांसिंग में घाटे को पूरा करने के लिए मान लीजिए हम 2 लाख करोड़ का बजट बनाए और मेरे इकोनॉमी का कैपेसिटी मात्र 1.5 लाख करोड़ का ही है, एक छोटा सा उदाहरण है, तब उस 50,000 करोड़ के लिए हमको क्या करना होगा? तो कहीं ना कहीं से सरकार लोन लेकर के, कर्ज लेकर के, या तो विदेशी संस्थाओं से या किसी देश से लेकर के कर्ज उसको मार्केट में डालती है। आपकी कैपेसिटी है मात्र 1.5 लाख करोड़ का इकोनॉमी का, और आप खर्च का प्लान बनाया है, बजट बनाया है 2 लाख करोड़, तो जो 50,000 करोड़ आप अलग से ला करके मार्केट में डालेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा, यानी 50,000 करोड़ रुपया सरप्लस आ गया आपके पास। अब उस 50,000 करोड़ रुपए जब लोगों के पास जाएगा, तो पैसा जब लोगों के पास ज्यादा आता है तो लोगों का डिमांड भी ज्यादा होने लगता है। तो दूसरा कारण होता है डेफिसिट फिनांसिंग, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था। ये क्या है घाटे की वित्त व्यवस्था? इस पे ये एक अलग टॉपिक है, या डेफिसिट फिनांसिंग एक अलग टॉपिक है जिस पर हम लोग समझेंगे कि सरकार ऐसी फिनेंशियल सिस्टम डेवलप करती है जिसमें आय से ज्यादा खर्च करती है और उस खर्च को पूरा करने के लिए कहीं से भी पैसा ला करके अपने इकोनॉमी में छोड़ती है। ये अच्छा सिस्टम नहीं है, लेकिन आज देखेंगे तो बिरले ही कोई राज्य है जो, या केंद्र है, केंद्र की सरकारें रही है जो घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं करती है। हर साल उनका बजट ज्यादा का ही होता है, बढ़ता ही जाता है। एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए, जैसे झारखंड को देखा जाए तो झारखंड में क्या है कि जितना इसका आय है उतना ही इसका व्यय भी है। जितना ये कमाती है, जितना इसके पास आता है उतना ही ये खर्च का बजट बनाता है। लेकिन मोस्टली ये स्टेट आप देखेंगे, अधिकतर स्टेट घाटे की वित्त व्यवस्था है। तो इसकी टेक्निकलिटी पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब आवश्यकता से अधिक बाजार में सरकार के द्वारा मुद्रा छोड़ दी जाती है तो वो मुद्रा लोगों के पास या मनी लोगों के पास पहुंचता है और इससे लोगों में डिमांड क्रिएट हो जाता है। तो ये एक कारण हो जाता है मौद्रिक आय में वृद्धि, और मौद्रिक आय में वृद्धि से डिमांड का इंक्रीज होना या मांग का बढ़ना। तीसरा कारण है कि सरकारें कभी कभी क्या करती है कि लोक लुभावन या जनता को अपनी ओर अपने फेवर में लेने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देती है। प्रत्यक्ष करों के कम में प्रत्यक्ष कर के दर में कमी, यानी डायरेक्ट टैक्सेस में रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर के दरों में कमी। तो ये प्रत्यक्ष कर के दर में कमी से क्या होगा, ये भी सवाल उठता है। आपको पता ही है कि टैक्स लगाने का राइट सरकारों को होता है, संस्थाओं को होता है, चाहे यूनियन लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, सबके पास अपना अपना राइट होता है, टैक्स लगाती है। 2 तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष कर यानी कि सीधे, जैसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसका भुगतान वही करता है जो वस्तु या सेवा का स्वयं उपभोग करता है, उसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं।
तो जब सरकारें डायरेक्ट टैक्स के रेट में कमी कर देती है, वो किसी भी कारण से कर सकती है, हो सकता है इन इकोनॉमी में जान डालने के लिए, रफ्तार देने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक मुद्रा खर्च करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भी ऐसा कर सकती है। कई कारण होते हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी होता है, राजनीतिक उद्देश्य से भी। जैसे देखेंगे आप लोग कि मान लीजिए कि किसी सरकार को पता है, यूनियन गवर्नमेंट को पता है कि 2024 में उसको चुनाव कराना है, चुनाव होना है, तो 2023-24 के बजट में वो क्या करेगी कि डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर का जो स्लैब है, उस स्लैब को 5 लाख तक अभी है, मान लीजिए फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख है, उसमें आपको कोई नहीं देना है। सपोज अगले साल पता चला कि 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, 8 लाख रुपए कर दिया गया कि 8 लाख अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपको कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है। तो ये स्थिति भी इन्फ्लेशन का जिम्मेवार है। इससे भी डिमांड क्रिएट होता है। कैसे डिमांड क्रिएट होगा? तो आपके पास आय ज़्यादा हो जाएगा। अगर कल आप 5 लाख रुपए पे 5% टैक्स दे देते थे, यानी 50,000 रुपये हर साल टैक्स दे देते थे, तो 50,000 तो आपका कम हो जाता था। लेकिन अगर इस बार मना कर दिया गया या नहीं लिया गया, तो वैसी स्थिति में आपके पास 50,000 अतिरिक्त है, तो आप और ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो प्रत्यक्ष कर में कमी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी महंगाई का या इन्फ्लेशन का मूल्यांकन करने जा रहे हो, विश्लेषण करने जा रहे हो, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इन्फ्लेशन जानबूझ करके भी किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और भी कई कारण हैं जो स्वाभाविक रूप से भी कभी कभी इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये मांग प्रेरित का तीसरा कारण। चौथा कारण ये है कि जब कोई बैंक लोगों को ऋण ज्यादा देने लगती है, जैसे सरकार के निर्देश पर, जैसे अभी देख लीजिए कि सरकार अभी मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को पैसा बांट रही है। आपको अगर पैसा चाहिए, आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए मुद्रा लोन है सरकार की, जो बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। लोग इसके माध्यम से लोन लेते हैं और लोन ले करके बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं है कि सभी लोग लोन लेते हैं तो बिजनेस सेटअप करते ही हैं। वास्तविकता या धरातल लेवल की बात यह है कि बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और उसका कुछ और उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। तो जब बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाने लगता है, तो उसके वजह से मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाने से फिर लोगों के द्वारा डिमांड बढ़ा दिया जाता है या क्रिएट कर दिया जाता है। यानी बैंक द्वारा अधिक मात्रा में लोगों को ऋण उपलब्ध कराना भी, यानी ऋण की उपलब्धता आप कह सकते हैं, ऋण की उपलब्धता भी या ऋण की सुलभता भी इन्फ्लेशन का कारण है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। ऋण की सुलभता एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी हो सकता है, या हो सकता है कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए भी दिया जाता हो। जैसे लॉकडाउन का समय है, इकोनॉमी एक तरह से सुस्ती के दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। डिमांड नहीं है मार्केट में, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं हो रहा, सप्लाई नहीं हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। सप्लाई, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से होगा, और सप्लाई कहाँ से होगा जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो ये जो चैन है, इस चैन को बनाने के लिए भी जानबूझ करके मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाया जाता है। हम लोग आगे भी देखेंगे इसको। तो ये भी एक फैक्टर है ऋण की उपलब्धता इन्फ्लेशन का। एक और मेजर फैक्टर है वो आपका, जब फॉरेन कैपिटल आपके देश में ज्यादा आने लगे, यानी विदेशी पूंजी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगे, तो उससे भी इन्फ्लेशन हो जाता है। जब फॉरेन कैपिटल आपके मार्केट में आ जाएगा तो किसी ना किसी तरीके से आपके पास भी वो पैसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्केट में, पैसा फॉरेन कैपिटल आ गया है, तो ऐसी स्थिति में भी वो डिमांड क्रिएट कर देता है।
तो फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि विदेशी पूंजी का प्रवाह भी इन्फ्लेशन का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मांग क्यों बढ़ता है और मांग बढ़ने के कितने कारण हैं। तो मांग बढ़ने के कुल 1 2 3 4 5, इन 5 वजहों से मांग बढ़ता है और इसके मांग बढ़ने की वजह से आपका महंगाई बढ़ता है। तो अगर हमको महंगाई पर नियंत्रण करना है तो इन सारे माध्यमों से, इन सारे तकनीकों से या टूल्स के माध्यम से हमको मांग पर ही नियंत्रण कर देना है, मांग को ही रोक देना है, तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आज कल्पना कीजिए, सोचिए थोड़ा सा, आज जितना तेल का कीमत में वृद्धि होता है, क्यों होता है? क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है। हर दिन लाखों की संख्या में सड़कों पर मोटर बाइक, बड़े बड़े वाहन, कार चले आते हैं नए नए, और सबको तेल चाहिए। मांग बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि कीमत भी बढ़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इन्फ्लेशन का, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा कारण है पूर्ति में कमी, यानी लेक ऑफ सप्लाई। हमने देखा था कि जब सप्लाई कम हो, डिक्रीज हो, और प्राइस स्वाभाविक रूप से इंक्रीज कर जाता है। किसी भी चीज का जब मांग के अनुसार पूर्ति नहीं होता है तो उसका महत्व, उसको पाने की लालसा बढ़ती चली जाती है। आप सोचो, ऐसे सोच सकते हैं, अगर 4 लाख लोग आईएएस के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम में, और पता चला कि 3 लाख वैकेंसी है, तो बड़ी सरलता से वो हासिल कर लिया जाएगा। उतना संघर्ष आपके जीवन में नहीं होगा जितना आप करते हैं उसे हासिल करने में। तो इसलिए सप्लाई पक्ष को भी समझना पड़ेगा। अब सप्लाई है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, या पूर्ति किसे कहते हैं? तो सप्लाई मीन्स जब आप किसी वस्तु को निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर और निश्चित कीमत में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना ही पूर्ति या सप्लाई कहलाता है। सप्लाई मीन्स यानी कि एक निर्धारित कीमत और निर्धारित समय पर गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप कंज्यूमर को उपलब्ध कराते हैं तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। याद रखिए कि किसी भी इकॉनमी में जितना प्रोडक्शन होता है वो टोटल सप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई किसान है तो क्या किसान अगर गेहूं या धान या तिलहन जो भी उत्पादन करता है, क्या वो सारा का सारा बाजार में बेच देता है? पता चलेगा कि नहीं, वो कुछ अपने उपयोग के लिए भी रखता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि पूर्ति का मतलब होता है कुल उत्पादन माइनस सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि स्व उपभोग। तो पूर्ति का तात्पर्य है कि कुल उत्पादन माइनस स्व उपभोग, यानी कि अपना उपयोग करने के बाद जो मार्केट में सप्लाई किया जाता है उसी को पूर्ति कहते हैं। अगर ये डिमांड के अकॉर्डिंग या डिमांड के बराबर रहा तो इन्फ्लेशन नहीं है। अगर ये डिमांड से कम है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर ये डिमांड से ज्यादा है तो इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं होगी। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए
इन दोनों के बीच में एक अनुपातिक संबंध होना चाहिए। थोड़ी सी कमी करके डिमांड सप्लाई को, इन्फ्लेशन को इंक्रीज किया जाता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाता है। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस हो जाना या ज्यादा अंतर हो जाना ये घातक है। अब देखते हैं हम लोग कि ये कैसे प्रभावित होता है, यानी पूर्ति कैसे, आपको क्या लगता है सप्लाई किससे प्रभावित होता होगा? क्या क्या ऐसे फैक्टर होंगे जिससे सप्लाई प्रभावित होता होगा? आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से सप्लाई नहीं हो पाता है। अभी जो रिसेंट इकोनॉमी ट्रेंड है, जो वर्तमान की आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, वो क्या है कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है। जो भी ट्रेडर्स हैं या व्यापारी वर्ग हैं जो सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है कि जितना मार्केट में कमोडिटीज को आना चाहिए या आने देना चाहिए वो नहीं आने देते हैं, उसको स्टॉक कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं और उसकी कीमतों में वृद्धि होने देते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। स्टॉक कर लेंगे वो लोग, जैसे उनको पता है कि मान लीजिए कि अभी जैसे आप देखे होंगे कि किसी फसल विशेष के उत्पादन के समय में उसका कीमत एकदम नॉर्मल होना चाहिए या हो जाता है। अब बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करेंगे या बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसका लेकर के अभी किसान मूवमेंट या हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें इसी बात का डर था कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी कि किसानों से उनके प्रोडक्ट्स को खरीद करके अपने पास से स्टोर कर लेंगे और उसको अपने इच्छा अनुसार कीमत में वृद्धि करके उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे। ये एक मार्केट मोनोपोली बन जाता है, ये खतरनाक हो जाता है। और अभी का जो भी बिजनेस क्लास है उसमें बिजनेस एथिक्स नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये आप किसी भी कॉरपोरेट से या किसी बिजनेसमैन से एथिक्स का उम्मीद मत कीजिए कि मानवता, कल्याण, हित, नैतिकता, ये सबसे उनको कोई लेना देना। उनको सिर्फ एक ही उनका एथिक्स है, प्रॉफिट। लेस इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट पे वो काम करना पसंद करते हैं। कम से कम निवेश करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। कोई भी व्यापारी चाहता है कि एक सीजन में वो इतना कमा ले कि अगले सीजन में अगर उसका कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण सप्लाई का कमी होने का कारण यह है कि व्यापारी द्वारा या ट्रेडर्स के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग करना, यानी कि जितना उत्पादन हुआ है उसका वितरण या सप्लाई नहीं करना। इससे क्या होता है कि सप्लाई में कमी हो जाता है, जिससे मांग जितना डिमांड में है उतना पूरा नहीं हो पाता है और पूरा ना होने की वजह से उसी चीज का कीमत बढ़ जाता है। तो पहला कारण ये है। तो ये ज्यादा अभी मार्केट का जो नेचर है, अगर आप उसका स्टडी करेंगे तो ये ज्यादा अभी हावी है और सरकारें इसके खिलाफ एक्शन भी लेती रहती हैं। कई सरकारें तो उनके साथ मिली भी होती हैं, अगर स्पष्ट कहा जाए तो कई ऐसी सरकारें हैं जो उनके साथ भी मिल करके, क्योंकि कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन दोनों ही ससुर दामाद का रिश्ता होता है। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मिल जाता है जो अपोजिट होते हैं, वो तभी अपोजिट हो जाते हैं या आप कह सकते हैं विरोधी हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, जब दोनों का हित कहीं ना कहीं प्रभावित। आप इस देश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट बर्बाद भी हो गए हैं पॉलिटिशियन के वजह से, और कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी लूट गए हैं कॉरपोरेट के वजह से। कई आपके उदाहरण मिल जाएंगे आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो। दूसरा कारण जो सप्लाई में कमी का कारण है वो है नेचुरल, आप कह सकते हैं, या प्राकृतिक कारण, जैसे बाढ़ का आ जाना, फ्लड का आना, ड्राउट यानी सूखा का आ जाना, या कोई
ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो गया हो, प्राकृतिक आपदा जैसे आग लग गया हो या अकाल पड़ गया हो, तो इन सबों के कारण भी क्या होता है कि उत्पादकता में कमी हो जाती है। जैसे कि विशेष करके डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलपिंग कंट्री में, जिसमें कृषि या प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था में एक अहम हिस्सा रखती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में कृषि प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति का थोड़ा सा भी असंतुलन होता है तो कृषि की उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और कृषि उत्पादकता में या कृषि उत्पादन में कमी होने से उसके वितरण सिस्टम या सप्लाई चेन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मांग तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चले जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो इसके कारण से भी सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रकृति को भी हमेशा आपका ध्यान में रखना होगा कि हे ईश्वर, अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए और जो आपका तंत्र है उस तंत्र को सुचारू रूप से चलने दिया कीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना कीजिए, क्योंकि उनके छेड़छाड़ करने की वजह से, जैसे हमारे यहाँ देखिए, आप लोग देखे होंगे, प्याज के वजह से, प्याज की कीमत बढ़ने की वजह से सरकारें गिर जाती है, दाल का कीमत बढ़ गया, तेल का कीमत बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारण है, कभी सूखा पड़ जाना है, कभी वर्षा ना होना है। मानसून तो खुद ही अपने आप में जुआ है, कभी आता है तो जम के आता है, कभी नहीं आता है। तो इससे उत्पादकता या विशेष करके प्राइमरी सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से सप्लाई चेन में असर पड़ता है और धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती है। सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए तीसरा कारण है पॉलिटिकल, राजनीतिक अस्थिरता या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी। ये भी पूर्ति को प्रभावित करता है या सप्लाई चेन को प्रॉपर तरीके से नहीं चलने देता है। मान लीजिए किसी राज्य में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सरकारें आ रही है, जा रही है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अलग अलग तरीके से उनके कर में विचलन है, कर ज्यादा लगाया जा रहा है, किसी वस्तु विशेष के उत्पादन पर नियंत्रण है। तो इससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो इससे क्या होता है कि उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, और जब उत्पादकता पर ही प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि सप्लाई चेन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सप्लाई चेन के लिए या सप्लाई चेन के जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण और जिम्मेवार कारण है। नेक्स्ट है, अगर किसी रॉ मटेरियल या कच्चा माल, एनर्जी, ऊर्जा आप कह सकते हैं, उसकी अगर कमी हो गई, श्रमिकों का या लेबर का हड़ताल हो गया, कैपिटल का कमी हो गया, पूंजी इन्वेस्टमेंट का कमी हो गया, या बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हो, ऐसे कई ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपका उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा, आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब कच्चे माल में कमी या तो प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है, या फिर जो ट्रेडर्स हैं, जो सप्लायर हैं, वो भी अपने प्रॉफिट के लिए कमी कर सकते हैं। तो ये भी ऊर्जा का क्राइसिस, जैसे अभी अगर इन्फ्लेशन हो तो ऊर्जा का क्राइसिस यानी एनर्जी क्राइसिस भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है इन्फ्लेशन के लिए। रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कभी गल्फ वॉर होता था खाड़ी देशों में। तो इस तरह के जो वॉर होता है या किसी भी तरह का जो इस तरह का अनस्टेबिलिटी, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी होता है, तो इससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है और वहीं से महंगे दामों पर ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल ले लीजिए, डीजल, पेट्रोल, ये सब महंगे हो जाते हैं। और जैसे ही वो महंगा होगा, उससे क्या होगा, उत्पादन में जो लागत है, कॉस्ट फैक्टर, वो भी इंक्रीज कर जाएगा।
और जब कॉस्ट फैक्टर इंक्रीज कर गया, यानी वो बढ़ गया, तो सप्लाई भी कहीं ना कहीं बाधित होने लगेगा, उतना उत्पादन ही नहीं होगा। अगर समय समय पे उत्पादक को ऊर्जा नहीं मिले, एनर्जी ना मिले, चाहे किसी भी तरह का एनर्जी, बिना एनर्जी का तो कोई चीज़ है नहीं, सब चीज़ में एनर्जी चाहिए। आपको भी अगर एनर्जी नहीं हो तो ना तो आप पढ़ सकते हैं ना तो समझ सकते हैं। एनर्जी विहीन होने का मतलब है आप डेड हो जाते हैं। जब आप एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं तब आप डेड हो जाते हैं। जब तक आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं तब तक आप जिंदा हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए एनर्जी कंजम्पशन इज मस्ट, बहुत जरूरी है। तो ये अगर श्रमिक हड़ताल कर दे, अब आप एक उदाहरण से समझ लीजिए क्यों किसी देश के द्वारा कम्युनिस्ट जो पॉलिटिकल माइंडसेट है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए क्योंकि वहां पे श्रमिकों के हितों को प्रायोरिटी दिया जाता है। हालांकि ऐसा उनका एक आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उनके हित के लिए ही काम करते हैं। आप कई ऐसे पिछड़े हुए राज्य की जब आप बात करते हैं, बीमारू स्टेट की बात करते हैं, तब पता चलेगा कि ये कभी स्टेट आबाद हुआ करते थे, लेकिन जब से उनके राज्यों में या इन स्टेट में कम्युनिस्टों ने प्रवेश किया, उन्होंने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, उन्होंने इकोनॉमी में इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया या प्रभावित करना शुरू किया, तो इकोनॉमी धीरे धीरे डेड होने लगती है। क्योंकि वो श्रमिकों के इंटरेस्ट के लिए हड़ताल करवाएंगे, धरना करवाएंगे, प्रदर्शन करवाएंगे। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर लोग हड़ताल करते हैं तो उत्पादन बंद कर देंगे, परिवहन ठप करा देंगे, सप्लाई ठप करा देंगे। जापान में ठीक उल्टा है। जापान में क्या है कि अगर वहां पे लोग हड़ताल करते हैं तो प्रोडक्शन डबल कर देते हैं ताकि स्टोर करने में दिक्कत हो जाए। तो वो हालांकि थोड़ा सा चलेबुल है। चलेबुल करने का मतलब कि विचारणीय है कि उसको जो कंपनी है या जो भी उसके संरक्षक हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको कहाँ रखेंगे, मेरा वेस्ट हो रहा है, तो वैसी स्थिति में समझौता करने लगते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब ताला बंदी करने लगा जाता है तो कंपनी को तो भाई अगर आप नहीं तो कोई और दूसरा स्टेट, तो बंगाल बिहार के अधिकतर इंडस्ट्री आज गुजरात में आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि यहाँ पे हड़ताल, प्रदर्शन, विरोध बहुत ज्यादा होने लगा था। कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। अब यहीं के मजदूर उन राज्यों में जा करके, जिसको आप डेवलप स्टेट कहते हैं भारत में, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य, वहां पे वो आबाद है क्योंकि ये सबसे वो थोड़ा सा फ्री है। सरकारें इन चीजों को प्रमोट नहीं करती है। तो ये कारण है आपूर्ति पक्ष का या पूर्ति पक्ष का। अगर बैंक मान लीजिए कि लोन नहीं दे, ऋण नहीं दे, अगर दे भी तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो अगर कोई बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उसको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए या अपने बिजनेस को का विस्तार देने के लिए, और उसको ऋण चाहिए या पैसा चाहिए और उच्च ब्याज दर पर मिले, तो ऐसी स्थिति में वो इन्वेस्ट कम कर पाता है। और इसके कारण क्या होता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो उत्पादन के अवरोध को पैदा करता है, एक तरह से हर्डल है। एक और महत्वपूर्ण कारण है सप्लाई में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब अगर मान लीजिए, अगर हम चौथा फैक्टर की बात करें, चौथा या पांचवें फैक्टर की, कि सप्लाई कैसे प्रभावित होता है, तो वो कारण है आयात और निर्यात। अब अगर आयात का मतलब होता है कि कोई देश किसी दूसरे देश से अपनी जरूरत की सामानों को मंगाता है, खरीदता है, तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, अपने यहाँ से किसी दूसरे यहाँ देना। तो अगर ये चैन भी अगर प्रभावित हो तो इससे भी सप्लाई प्रभावित होता है। सपोज मान लीजिए कि अगर कोई देश ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दे या रोक दे या नहीं ला पा रहा हो,
तो स्वाभाविक है कि वो वस्तु, वो सामान, वो कमोडिटी उस देश में महंगे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, अगर वो सामान जो हम चाइना से मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं, या कोरिया से या अमेरिका से मंगा रहे हैं, जो हमारे लिए इसेंशियल है, बहुत जरूरी है हमारे इलेक्ट्रॉनिक जगत के लिए या टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और वो गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल द्वंद्व में या द्वेष में या किसी भी वजह से उसका इंपोर्ट ना करे, तो उसका जो सामान्य डिमांड बना हुआ वो तो बना ही हुआ है, और उसकी पूर्ति ना हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चीज आप आयात कर रहे थे उसका यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करने लगिए, जिसको हम लोग आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। आयात प्रतिस्थापन कर दीजिए, यानी जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे थे उसको आप अपने जगह पे पैदा कीजिए, बनाइए। तो ये जब आयात प्रतिस्थापन होता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आयात प्रतिबंधित हो जाए आवश्यक वस्तुओं का, तो वैसी स्थिति में सप्लाई प्रभावित हो जाता है, और प्रॉपर सप्लाई नहीं होने की वजह से डिमांड तो बना ही हुआ है, तो डिमांड बनाने की वजह से क्या होगा कि यूनिट ऑफ प्राइस, कीमत का यूनिट ऑफ मनी प्राइस डिक्रीज कर जाता है, मुद्रा की प्रति इकाई दर कम हो जाता है, यानी कि वस्तुओं को खरीदने की जो प्रति इकाई क्षमता थी मुद्रा की वो कम हो जाती है। निर्यात से भी होता है। अब मान लीजिए जिन चीजों का हमारे यहाँ जरूरत है और उन चीजों को हम अपनी जरूरतों को ध्यान में न रख करके उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो उसकी कमी तो हमेशा बनी रहेगी, तो इसके कारण भी डिमांड प्रभावित हो जाता है और इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम अपने डिमांड को कैसे बैलेंस बनाएं। तो डिमांड को बैलेंस बनाने के लिए आपको इन चीजों पर निगाह बनाए रखना होगा। अगर इनमें से किसी में भी अव्यवस्था हुआ या इनमें से किसी के भी चेन में डिस्टरबेंस हुआ तो आपका इन्फ्लेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट फैक्टर क्या है या लागत प्रेरित क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल फैक्टर क्या है। तो लागत फैक्टर में यह है कि किसी भी वस्तु का जब कीमत में वृद्धि, किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में ही जब कीमत में वृद्धि हो जाए तो उसको हम कॉस्ट फैक्टर या आप कह सकते हैं कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। आपको ऐसे समझना है कि किसी भी वस्तु या किसी भी उत्पादन के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व जरूरी है। 5 महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है, आप अगर देखें तो पहला है लेबर यानी श्रम। अगर लागत प्रेरित की बात करें तो पहला है श्रम यानी लेबर, दूसरा है कैपिटल यानी पूंजी, तीसरा है लैंड भूमि, चौथा है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, और पांचवा है साहस। साहस यानी ये सब करने के लिए भी जो इसके उत्पादन के लिए जो कदम उठाता है उसको भी तो मिलना चाहिए, तो साहस। अगर ये सब कुछ प्रभावित होता है किसी भी तरह से तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। एक एक करके अगर आप देखें, अगर लेबर महंगा हो जाए, हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी सस्ता लेबर है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो सबसे सस्ता लेबर के श्रेणी में भारत आता है। अफ्रीकन के बाद हमारा ही नंबर है, बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाते हैं।
हमें अगर मौका मिले तो हम चांद पर भी चले जाएं मजदूरी करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और ये श्रम इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या का, मेहनत करने वाले का कमी नहीं है। हमारे यहाँ की अगर आबादी देखा जाए तो अंडर 35 एज तक का आबादी को अगर देखें, जो काम करने वाला है 15 से लेकर के 35 और उससे आगे अगर देखें तो 45 ईयर्स तक, लगभग 65% पॉपुलेशन है। युवा देश है हमारा। काम करने के लिए हमको चाहिए कोई भी काम मिले। हमारे यहाँ तो आप देखेंगे कि कई ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या आईएएस ऑफिसर बने हैं जो कलर का काम करते थे या छोटा मोटा फेरी का काम करते थे, हॉकर का काम करते थे। तो वो उस लेवल से मेहनत कर करके उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो श्रम का किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है। हर एक तरह का, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, हर एक तरह का हमारे यहाँ श्रम है। लेकिन किसी भी उत्पादन के लिए कॉस्ट फैक्टर में श्रम मायने रखता है या निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर ये महंगा हो जाएगा, जैसे अमेरिका, अभी एक और बात याद रखना है कि इसी श्रम फैक्टर के कारण ही आउटसोर्स होता है। जैसे आज हमारे यहाँ जितने भी कॉल सेंटर हैं वो आउटसोर्स किए गए हैं। जो हमारे 1991 के डिकेड में, 90 के डिकेड में जो कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट आया, तो वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि अमेरिका वगैरह में या डेवलप कंट्री में लेबर बहुत महंगे हैं, श्रम बहुत महंगा है। जितना वो एक मजदूर को पैसा दे करके अपना काम करवाते हैं, भारत में उस एक मजदूर के वेतन में ही या दर पर ही या मेहनताना पर ही यहाँ पे 10 मजदूर मिल जाएंगे। तो स्वाभाविक है, अगर जो आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट है वो आउटसोर्स इसी के लिए होता है, श्रम के लिए ही होता है, लेबर के लिए ही होता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने पे रोल पे स्टाफ नहीं रखती है, कर्मचारी नहीं रखती है, वो आउटसोर्स कर लेती है। क्यों? ताकि सस्ते में उसे श्रम मिल जाए, उन्हें अतिरिक्त सुविधा देने से बचा जाए। और जब ये सब चीज से बचा लिया जाता है तो इससे क्या होता है कि उत्पादन पर अतिरिक्त बोझ या अतिरिक्त लागत नहीं पड़ता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा, पूंजी, कैपिटल। लागत प्रेरित में कैपिटल भी डिसाइडिंग होता है। अगर कैपिटल आपके पास है तो किसी भी चीज का उत्पादन में उतनी समस्या नहीं होती। तो कैपिटल का कई स्कोप है। एक तो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और दूसरा विदेशी। विदेशी में हम एफडीआई, एफआईआई के माध्यम से पूंजी मंगा लेते हैं, और घरेलू में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्कीम चला करके, जैसे बीमा योजना के माध्यम से, बचत योजनाओं के माध्यम से, सावधि जमा के माध्यम से, और भी कई सारे स्कीम के माध्यम से सरकार कैपिटल घरेलू मार्केट से ले लेती है और उसी पैसे को फिर कैपिटलिस्टों को या बिजनेसमैन को या इंटरप्रेन्योर को देती है। और दूसरा, विदेशी निवेशकों के द्वारा फॉरेन करेंसी जो इन्वेस्ट होता है तो वहां से भी हम पैसा हासिल करते हैं। तो कैपिटल अगर सरलता पूर्वक हासिल हो जाए तो उससे हमारा प्रोडक्शन में किसी भी तरह का या उत्पादन में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होता है। अगर वो महंगा हो जाए, बहुत कठिनाई से मिले, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण है भूमि, लैंड। जब भी आप कोई प्रोडक्शन की बात करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का बात करते हैं, तो उसके लिए आपको लैंड बहुत जरूरी है। लैंड एक्वायर करना या किसी भी बिजनेस के लिए स्टेबल करने के लिए भूमि होना बहुत जरूरी है। और जब भूमि अगर महंगा हो, आसानी से न मिले, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन भी कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रोग्रेसिव स्टेट है या जो प्रोग्रेसिव नेशन है वो क्या करती है, लैंड बैंक बना करके रखी है, और भूमि बैंक। अगर आप कॉरपोरेट हैं, आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके लिए आपको भूमि चाहिए, तो सरकारें अपनी भूमि रखती है। आपको जिस लोकेशन में चाहिए, जहां चाहिए, अगर उसके पास उपलब्ध है तो वो कम कीमत पर, कम पैसों पर दे देती है, ताकि आप
बिजनेस सेटअप कर सकते, उत्पादन कर सकें। इससे सरकार को भी फायदा है क्योंकि उसको प्रॉपर टैक्स मिलेगा, दूसरा उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तीसरा इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन होगा तो इन्फ्लेशन होगा, चौथा डेवलपमेंट होगा। और अगर भूमि महंगा हो, आसानी से न मिले, उसमें पॉलिटिक्स हो, तो वो किसी भी बिजनेस के लिए, जैसे आप कई जगह देखेंगे कि जैसे कोर इंडस्ट्री है, आयरन है, एनर्जी सेक्टर है, सीमेंट है, ये जो रेलवे है, ये सब जो कोर इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इनके लिए भूमि बहुत जरूरी है, लैंड एक्वायर करना बहुत जरूरी होता है। और इनको जब तक से आसानी से नहीं मिलेगा, ये बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता है। तो किसी भी इन्फ्लेशन के लिए अगर भूमि का दाम बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। लोग आजकल क्या करने लगे हैं कि भूमि को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने लगे हैं। उनको ये लगता है कि ये सबसे सुरक्षित निवेश है, ये कभी लॉस नहीं देगी, क्योंकि भूमि कई तरह से जरूरी है। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी के लिए, सेटलमेंट के लिए, अधिवास के लिए, बिजनेस के लिए, प्लांट के लिए, तो लोग भूमि को प्रायोरिटी देने लगे हैं। अपने ब्लैक मनी को भी इन्वेस्ट करने लगे हैं उसमें, व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। लेते हैं, मान लीजिए 10 लाख की भूमि है, तो उसमें जब परचेजिंग में या सर्कल रेट में दिखाएंगे कि जो सर्कल रेट है उस आधार पे लिए हैं, लेते लेकिन उससे ज़्यादा में शो करेंगे, किसी और रेट पर, सर्कल रेट पे करेंगे। तो भूमि का होना या भूमि के कीमतों में नियंत्रण किसी भी इसके लिए लागत के लिए लागत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। किसी भी बिजनेस सेटअप के लिए या सक्सेस होने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट में रिसोर्सेस या संसाधन लगते हैं, विशेष करके ह्यूमन रिसोर्सेस। और अगर हम मैनेजमेंट करने के लिए या प्रबंधन के लिए, बिजनेस को सफल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए अगर हाई रेट पर हायर करते हैं तो खर्च ज़्यादा होता है कंपनी का या उत्पादक का, और उससे क्या होता है कि कॉस्ट प्रभावित होने लगता है, लागत प्रभावित होने लगता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको अधिक से अधिक स्किल्ड लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना होगा। अब अगर हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और मैनेजमेंट का जो उसका जो ढांचा है, सिस्टम है, उसमें विदेशों से हाई रेट पर लेकर के आती है, तो खर्च का भरपाई तो उसको उसी में से करना, वो अपने पॉकेट से तो देगा नहीं। तो जब उसका उस क्षेत्र में अगर खर्च बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका कॉस्ट फैक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा, और कॉस्ट फैक्टर अगर इंक्रीज किया तो फिर सप्लाई चेन भी बढ़ जाएगा, यानी उसका भी कीमत बढ़ जाएगी। और सप्लाई चेन का कीमत अगर बढ़ गया तो फाइनली वो बोझ किस पर आएगा? कंज्यूमर पर आएगा, उपभोक्ता पर आएगा। और उपभोक्ता पर अगर बोझ आ गया, ज़्यादा हो गया, तो यानी इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट है साहस, यानी जो इनिशिएटिव लिया है, जो बिजनेस सेटअप किया है, वो भी तो कुछ प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। और अगर उसे कई तरह के चुनौतियों का सामना करके, ये सारे चुनौतियों का सामना करके अगर वो सेटअप करता है, तो प्रॉफिट भी तो वो ज्यादा कमाना चाहेगा। तो ये भी डिसाइड करता है कि वो कितना मार्जिन रखना चाहता है, वो कितना प्रॉफिट रखना चाहता है, और वो कैसे काम करना चाहता है। तो ये लागत, कॉस्ट इफेक्टिंग इन्फ्लेशन का एक कारण है। अच्छा, इतना ही कारण नहीं है, और भी कारण है लागत प्रेरित होने का। ये तो फंडामेंटल है कि इससे लागत प्रभावित होता है। इसके अलावा भी और कारण है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चीज हम बना रहे हैं, सपोज ये बना रहे हैं, अगर हमको इसके बनाने में हमको कई चीज लगा है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें इसका जो लीड है उसमें स्याही है, उसमें लीड जो बना हुआ है वो कॉटन का बना हुआ है, फाइबर है या प्लास्टिक है, कलर है, तब जाकर के इसका डिजाइन है। तो ये सारे बनाने में अगर इन सब मिडिल गुड्स का या मध्यवर्ती वस्तुओं का भी दाम बढ़ जाए, अगर मान लीजिए कि इसका स्याही का कीमत बढ़ गया इस मार्कर का और बाकी सब का नहीं बढ़ा है, तो स्याही के कीमत का दाम बढ़ने से भी इसका दाम बढ़ सकता है। यानी नेक्स्ट अगर लागत प्रेरित अगर बात किया जाए कि कॉस्ट फैक्टर इन्फ्लेशन में और क्या होगा, तो दूसरा कारण होता है
मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। मध्यवर्ती वस्तु ये है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्शन से के पहले जिन चीजों को मिला करके फाइनल प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं या मिडिल गुड्स कहते हैं। अगर उसके कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। और मध्यवर्ती वस्तु में वृद्धि कई कारणों से हो सकता है, उसका कोई एक कारण नहीं है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि रेलवे का किराए में वृद्धि हो जाए, सीमेंट, अगर कोर जो इंडस्ट्री है जैसे रेलवे है, सीमेंट है, स्टील है, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, ये सब के कीमत में अगर और उनके लागत में अगर वृद्धि हो जाती है तो उससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तुओं के कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। आप सोचिए, अगर रेलवे का किराया बढ़ गया, अगर सीमेंट का दाम बढ़ गया, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कोयला का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़, अगर इन सब चीजों का दाम बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोर इंडस्ट्री जितने भी हैं, अगर उन पर उनका कीमत बढ़ गया, उनमें अगर आपको इन्फ्लेशन दिखने लगा है, किसी भी कारण से हो सकता है, जिससे जैसे इससे पहले जो हम 2 कारण देखे हैं, इस कारण से भी उनका कीमत बढ़ सकता है, या हो सकता है कि सरकार या कॉरपोरेट जानबूझ करके उसकी कीमत बढ़ा दी हो फायदा के लिए, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लागत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाए और सरकार अगर क्राउडिंग आउट करने लगे, ब्याज दर में वृद्धि करे, लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराए, और जो मान लीजिए अगर आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक से ऋण ले रहे थे, लोन ले रहे थे, वो अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप ले लेंगे, आपको जरूरत है बिजनेस करना है या इन्वेस्ट करना है, तो आप ये भी तो कोशिश करेंगे कि आपको हर महीना 10% देना है, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए आपको ज़्यादा, 20%, 30%, तभी तो सारा खर्च आप मैनेज कर पाएंगे। तो ऐसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कीमत या प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा, कीमत में वृद्धि करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक ऋण के दर में वृद्धि। दूसरा, अगर सरकार क्राउडिंग आउट कर लेती है, मार्केट से मनी के फ्लो को, मनी को सोख लेती है या ले लेती है किसी ना किसी स्कीम के माध्यम से, और मार्केट में मनी का क्राइसिस होने लगता है, कमी होने लगता है, मार्केट में सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है बल्कि उस पैसे को वापस खींच रही है अपनी ओर, ये कई कारणों से होता है। आप इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर क्राउडिंग आउट करने लगे सरकार, पैसे को अपने ओर लेने लगे, रिवर्स रेपो करके बढ़ा के कम करके अगर पैसे को अधिक से अधिक अपने पास वापस लेने लगे, तो क्या होगा? मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा। मनी फ्लो कम हो जाएगा तो मार्केट में मनी का डिमांड पूरा नहीं होगा। मनी का डिमांड पूरा नहीं होगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो फिर कैपिटल, आप कह सकते हैं लेक ऑफ कैपिटल हो जाएगा, पूंजी का कमी हो जाएगा। पूंजी का कमी हो जाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा और उत्पादन पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा या लागत में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हुआ कॉस्ट फैक्टर। अब एक आखिरी कारण इन्फ्लेशन का है, ग्लोबल। ये ग्लोबल फैक्टर हर एक कंट्री को नहीं प्रभावित करता है, वो उसी कंट्री को प्रभावित करता है जो ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं, खगोलीकरण या वैश्वीकरण को, अपने बाजार को पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट के रूप में खोल चुके हैं। कोई आए इन्वेस्ट करे, कोई जाए, उससे उसको ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी अभी इससे बची हुई है, ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, इस पर सरकार का नियंत्रण है। वो सेक्टर खोल करके रखी है कि आप इन्हीं, वो लिस्ट बना करके सरकार रखी हुई है कि आप इन्हीं सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका लिस्ट बना हुआ। ऐसा नहीं कि सारे चीज में आप इन्वेस्ट कीजिए, फायदा हो रहा है तो। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1813 के बाद से क्या हुआ था कि फ्री ट्रेड कर दिया गया था, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था। उसी समय हम लोग पढ़ते हैं कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, लेकिन इंडिया का अगर हिस्ट्री देखें तो ग्लोबलाइजेशन आपका
भारत में 1991 का ग्लोबलाइजेशन तीसरा ग्लोबलाइजेशन है। पहला ग्लोबलाइजेशन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिल जाता है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन आया मुगलों के पीरियड में, और थर्ड ग्लोबलाइजेशन आया दूसरा ग्लोबलाइजेशन आया 1813 में, और थर्ड ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में। तो ग्लोबलाइजेशन से मतलब ये होता है कि अपने बाजार को आप विश्व बाजार के लिए खोल देते हैं। उसमें कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, सबका प्रवाह या फ्लो को ओपन कर देते हैं। उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो अभी ग्लोबलाइजेशन है वो कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन है, नियंत्रित वैश्वीकरण है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट हो सकता है, या फॉरेन कंपनी या कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर सकता है। हम उसका एक लिस्ट बना के रखे हुए हैं कि हम इन्हीं चीजों पर, हालांकि अब बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी हम इसलिए ग्लोबल मार्केट से या ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है आज भी माइक्रो और स्मॉल स्केल इकोनॉमी पे आधारित है, चलती है। अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है आज भी हमारा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सूक्ष्म उद्योग ही है। हम अपनी जरूरतों का सामान लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग से ही पूरा कर लेते हैं। हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कल्चर अभी भी हावी नहीं हुआ है। जिस दिन हावी हो जाएगा उस दिन हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के उथल पुथल से प्रभावित हो जाएंगे। और अगर अमेरिका में किसी चीज का अगर महंगाई बढ़ा थोड़ा सा भी तो हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगा। अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हम हैं जुड़े हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। तो वैश्विक कारण दरअसल खुली अर्थव्यवस्था के या ओपन इकोनॉमी का एक फीचर्स है, और उसके वजह से विश्व के अन्य देशों में अगर किसी भी तरह का कोई आर्थिक क्रिया या आर्थिक विकास में प्रभाव पड़ता है तो उस देश पर भी, उस देश की अर्थव्यवस्था पर, उस देश की इन्फ्लेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यूरो संकट हो गया, जैसे अमेरिका में एक हुआ था सब प्राइम क्राइसिस। अभी देख लीजिए अगर रसिया यूक्रेन वॉर या खाड़ी वॉर, इससे क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ही डिस्टर्ब हो गया है। जिन जिन चीजों का यूक्रेन जैसे कि गेहूं के सप्लाई में, रसिया ऑयल पेट्रोकेमिकल गैसेस के सप्लाई में बहुत आगे था। अब इस वॉर के वजह से क्या हुआ कि ये सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, और उसके वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूरा विश्व इकोनॉमी जो जो उससे जुड़ा हुआ है, जो जो उस पर निर्भर होगा, वहां पे इन्फ्लेशन आना ही आना है। अब अगर आपके यहाँ अगर तेल का दाम बढ़ रहा है अभी, तो आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। और जब जब होगा, आप ज्यादा चीजों पर निर्भर नहीं है, आप तेल पर निर्भर है, इसीलिए आप तेल की महंगाई झेल रहे हैं। अगर यही सोचिए, अगर खाद्यान्न के लिए निर्भर होते हैं, टेक्नोलॉजी के निर्भर होते पूरी तरह से, तो आज आपके यहाँ महंगाई चरम पहुंच गई होती, जैसे वेनेजुएला में हुआ था। और कई सारे ऐसे कंट्री हैं जो पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पर निर्भर है, उनके सप्लाई पर निर्भर है। उनका इकोनॉमी का जान ही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो खुद उत्पादन कीजिए, खुद खाइए, खुद बेचिए। इतना बड़ा मार्केट है, आप 145 करोड़ की मार्केट है आप, जिसमें 65% मिडिल क्लास के लोग हैं। 65 to 70% मिडिल क्लास के लोग हैं जो सबसे ज्यादा डिमांडी होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मांग होता है। आपके यहाँ 1000 से लेकर के 5 करोड़ तक का भी मोबाइल खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं। इतना वैरायटी ऑफ या डेविएशन ऑफ मार्केट है, विचलन है आपके बाजार में। और प्रोडक्शन भी आपका गांव लेवल से लेकर के राजधानी लेवल तक होता है, इसीलिए आप ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो ये फैक्टर है इन्फ्लेशन का। तो क्या है इन्फ्लेशन और कैसे होता है इन्फ्लेशन, ये देखें। नेक्स्ट कड़ी में हम लोग देखेंगे कि इसको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, और फिर उसका आप कह सकते हैं कि सूचकांक क्या है या इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट कड़ी में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो।